आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताने वाला हूं जिनमें कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ जो रिस्क का लेवल है इन फंड्स में वो भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक सा है। मतलब आप इसे बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं कह सकते। देखिए, वैसे तो जब आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं रिस्क तो हमेशा बना ही रहता है। कोई भी 100% गारंटी के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी जो काफ़ी सारी कैलकुलेशंस होती हैं और जितना डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, अगर हम उन सभी को एनालाइज करें तो उनको देखने के बाद ये पता चलता है कि इन फंड्स में जो रिस्क का लेवल है वो एक ठीक ठाक सा है। मतलब इसे बहुत ज़्यादा रिस्की वाले कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, और इसके साथ ही साथ जो रिटर्न्स हैं वो तो इसमें आपको अच्छे मिल ही जाते हैं। मतलब कि आप मान के चलो कि अगर आप एसआईपी करते हो इसमें 10 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, तो आपको आराम से 15-16% का जो एक एनुअल रिटर्न है वो इसमें कमाने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज की इस वीडियो में मैं जिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं उनमें रिस्क का लेवल भी ठीक ठाक है और रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप सभी के लिए कि देखिए, आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा आप सभी को जो भी जानकारी दी जाएगी वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो जब भी आप कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि और विवेक का ही इस्तेमाल करें। इसके साथ ही साथ एक छोटी सी बात और कि आज की इस वीडियो में जिन म्यूचुअल फंड्स को हम डिस्कस करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वही दुनिया के सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। मार्केट में इनके अलावा भी और भी बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। हम तो बस आज की इस वीडियो में उन म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें रिस्क का लेवल थोड़ा ठीक ठाक सा है और जिन्होंने पिछले 10 सालों में रिटर्न्स के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है जी, तो कोई कमेंट में ये ना कहे कि ये वाला अच्छा या वो वाला अच्छा। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें आप समझ गए, तो अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम जिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को डिस्कस करने वाले हैं वो दरअसल लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स हैं। अब ये वाली जो कैटेगरी होती है ना, अगर आप इस कैटेगरी के किसी भी फंड में अपना पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें इन्वेस्ट करने के दो बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि इसमें रिटर्न्स जो है वो तो अच्छे मिलते ही हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ जो उसका दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है वो ये कि इसमें जो रिस्क का लेवल है ना वो भी थोड़ा ठीक ठाक सा होता है। मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं कह सकते, एक ठीक ठाक सा बड़ा ही बैलेंस टाइप का रिस्क इसमें होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात को भी समझिए। देखिए, ये जो लार्ज एंड मिड कैप वाली कैटेगरी है, इसमें जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है, मतलब कि रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो कम से कम जो 70% हिस्सा है ना, उसे फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना होता है लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज़ के स्टॉक्स में। ठीक है, 35% दोनों में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना भी कर ले, लेकिन कम से कम इतना करना पड़ेगा। तो जब ज़्यादातर हिस्सा आपका इन्वेस्ट हो रहा है देश की टॉप 250 कंपनीज़ में, जी हाँ, टॉप 250 कंपनीज़ में जब आपका पैसे का ज़्यादातर हिस्सा इन्वेस्ट हो रहा है तो डूबने का जो खतरा है उस पैसे का, वो जाहिर सी बात है कि काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इसके साथ ही साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के ज़रिए, इनमें डायरेक्टली नहीं कर रहे, आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड के ज़रिए आपका जो पैसा है वो कई सारी लार्ज कैप और कई सारी मिड कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट होगा, और वो भी जो अलग अलग सेक्टर्स में ऑपरेट कर रही होंगी। तो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज़ में जब आपका पैसा इन्वेस्ट होगा तो रिस्क का लेवल ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। देखिए, लार्ज कैप और मिड कैप कंपनी जो होती है ना, ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, इनका कस्टमर बेस काफ़ी तगड़ा होता है, इनके पास फंड्स की ज़्यादा कमी नहीं होती है, मतलब अच्छा खासा फंड्स होता है, एसेट्स बहुत सारे मौजूद होते हैं, तो इनके डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई डूबेगा ही नहीं, बिल्कुल पहले भी लोग देख चुके हैं और आगे भी लोग देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी बैंकरप्ट होती हैं, लेकिन 10 में से शायद 1 या 2 हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि 10 के 10 ही कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी। अगर ऐसा किसी दिन हो गया 10, तो 5 से 6 भी अगर हो गई ना उसमें से, तो आप समझ लीजिए देश की इकॉनमी का जो मतलब कहते हैं ना बंटाधार, वो हो जाएगा बिल्कुल। तो बहुत ही बेकार चीज़ है ये। तो ये इसका होने का जो चांस है वो बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं इसके। अदरवाइज़ तो पूरे देश की हालत ख़राब हो जाएगी, तब तो मतलब इसमें ये आपका और मेरा क्या ही पैसा डूबेगा, सबका ही डूब जाएगा फिर तो इनमें जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं इन बड़ी कंपनीज़ के अंदर में, तो इसीलिए यहाँ पे जो रिस्क का लेवल है वो कम होता है। हाँ, अगर कोई डायरेक्टली इनमें इन्वेस्ट करता लार्ज कैप में या मिड कैप कंपनीज़ के स्टॉक में, तो हो सकता है कि जिस कंपनी में किसी ने उसने इन्वेस्ट किया तो उसी कंपनी में वही कंपनी बैंकरप्ट हो गई और वही मतलब हिसाब किताब ख़राब हो गया उसका, तो वो हो सकता है। लेकिन जब म्यूचुअल फंड के जरिए इतने सारे लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज़ के स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो रिस्क का लेवल है ना इन फंड्स में वो थोड़ा सा
कम होता है। हाँ, अगर आप स्मॉल कैप कंपनियों के स्टॉक्स में यानी कि स्मॉल कैप फंड्स के ज़रिए अगर उसमें इन्वेस्ट करते तो वो रिस्की होते हैं। और जो इससे पहले चैनल पे कुछ ही दिन पहले भी वीडियो अपलोड भी हुई है उससे रिलेटेड, तो आप अगर चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। उसमें मैंने कह रखा है कि स्मॉल कैप कंपनीज में रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उनमें जो रिस्क का लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ, तो अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इस वाली कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में, कि आपका जो पैसा है वो क्योंकि इन्वेस्ट हो रहा है टॉप 250 कंपनीज़ के अंदर में, मतलब ज़्यादातर हिस्सा, थोड़ा बहुत तो स्मॉल कैप में इसमें भी होता ही है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा, तो इससे रिस्क का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है और जो रिटर्न्स है वो भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। देखिए कई सारे लोग कहेंगे कि इस कैटेगरी के फंड्स के जो रिटर्न्स हैं वो उतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लाइक जैसे 15-16% के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कई सारे लोगों को ये रिटर्न ज़्यादा नहीं लगेगा, वो कहेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में तो 20-21% या उससे भी ज़्यादा का मिल जाता है, तो आप 15-16% को एक अच्छा रिटर्न कैसे कह सकते हो। देखिए जिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपको 20-21% या उससे ज़्यादा का मिलता है उनमें रिस्क का लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क का लेवल ठीक ठाक है और उस हिसाब से आपको 15-16% कमा करके दे सकता है लॉन्ग टर्म में। मैं यहाँ पे SIP रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। लमसम में थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो है वो और मिल सकता है। तो इन फंड्स में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहता है और इसके साथ ही साथ आपको जो रिटर्न्स हैं लॉन्ग टर्म में अगर आप SIP करते हैं तो आपको अच्छे जो ठीक ठाक से एक रिटर्न्स है, मतलब 15-16% के आसपास, वो भी इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, SIP में हल्का फुल्का कम देखने को मिलता है, बट 15-16% भी मुझे लगता है कि ये कम नहीं है। मतलब आप ऐसे मान के चलो ना कि अगर आप हर महीने 5,000 रुपये का भी SIP करते हो आने वाले सपोज़ करिए कि 15 सालों के लिए, और 15% का भी अगर रिटर्न मिल जाता है एक ऑन एन एवरेज, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा वो कुछ 9 लाख के आसपास होगा 15 सालों में। और जो मेच्योरिटी पे आपका टोटल अमाउंट बनेगा वो बनेगा कुछ 33.84 लाख रुपीज़ के आसपास का, जिसमें 24.84 लाख रुपीज़ यानी कि 25 लाख के आसपास आप इसे मान लीजिए, वो इसमें आपका प्रॉफिट हो गया। तो 15 सालों में सिर्फ 5,000 रुपये महीना जोड़ के आपने कुछ 33,84,000 रुपये के आसपास की रकम जो है वो जोड़ सकते हैं आप 15% रिटर्न पे भी। तो ये रिटर्न भी कम नहीं होता, अच्छा खासा होता है। आपको किसी भी बैंक की FD में, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स में, किसी भी बॉन्ड के अंदर इतना रिटर्न तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब आपने बहुत सारी डिस्कशन कर ली है और इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे भी थोड़ी ज़्यादा बातें करने की आदत है, तो जब बोलना शुरू करता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही बोलने लग जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पे इस टॉपिक को थोड़ा ख़त्म कर देना चाहिए। चलिए जी, तो अब इसके बाद में अगर आप इतनी बातें समझ गए हैं तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के जो टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं मेरे रिसर्च के हिसाब से, अब मैं आपको ज़रा उनके बारे में बता देता हूँ। अच्छा, उनके नाम बताने से पहले मैं इन फंड्स का जो सिलेक्शन है वो किन क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे किया गया उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ऑब्वियसली बात है इनके रिटर्न्स ही चेक किए हैं, फिर उसके बाद में इनका जो AUM का साइज़ है उसको भी ध्यान में रखा गया है। मतलब जिन फंड्स का सिलेक्शन मैंने किया है तो उनका जो AUM का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, मतलब एक ठीक ठाक सा एवरेज साइज़ है। हालाँकि इस कैटेगरी में उतना ज़्यादा ये मैटर नहीं करता, बट फिर भी मैंने इसको ध्यान में रखा है। फिर इसके बाद में इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा हो गया, अल्फ़ा हो गया, शार्प रेशियो, फिर एक्सपेंस रेशियो, तो इन सब का भी ध्यान रखा गया है। और इसके बाद में जो क्रिसिल की जो रैंकिंग होती है तो उसको भी ध्यान में रखा गया, और थोड़ा बहुत जो पोर्टफोलियो का एनालिसिस जो रिक्वायर्ड होता है तो उसको भी किया गया। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के ये जो टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है मेरे हिसाब से उनका जो सिलेक्शन है वो मैंने किया है। ठीक है जी, तो इतनी बात आप समझ गए। अब फटाफट मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ। तो जो पहला वाला फंड है मेरे रिसर्च के हिसाब से जो काफ़ी बढ़िया रहेगा इस कैटेगरी में, वो है आपका ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दूसरा है आपका कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और तीसरा और आखिरी है आपका SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये 3 ऐसे फंड्स हैं मेरे हिसाब से जो इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए SIP करना चाहते हैं तो। और लमसम के लिए भी ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही 19-20 का अंतर होता है,
शॉर्ट टर्म में तो प्रॉब्लम ज़रूर आती है, बट लॉन्ग टर्म में जब आप देखते हैं तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा जी, तो अब आपने इनके नाम देख लिए। अब इसके बाद में इन फंड्स के जो कुछ डिटेल्स है, देखिए सब कुछ तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि इतनी बातें करने के बाद ये वीडियो ऑलरेडी लंबी बन चुकी है। मेरा टारगेट ये रहता है कि थोड़ा कम टाइम में आपको ज़्यादा बातें बताई जा सकें, क्योंकि लंबी वीडियो आप देखते ही नहीं है बिल्कुल, तब भाई बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए इसको पूरा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे इन तीनों फंड्स को, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको फटाफट जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके रिटर्न्स के बारे में। तो अगर आप इन तीनों का 10 साल का SIP रिटर्न्स देखेंगे तो आपको 16% के आसपास ही देखने को मिलेगा। 5 साल का देखेंगे तो आपको कुछ वही मतलब 19 से लेकर के कुछ 20-21% के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा है। फिर इसके बाद 1 साल, 2 साल और 3 साल के भी रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक नज़र आएगा। SBI का आपको 1 साल का जो रिटर्न है, 1-2 साल का, वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं कम टाइम के लिए तो इन्वेस्ट करने की एडवाइस दे ही नहीं रहा हूँ। तो लंबे टाइम में अगर आप करते हैं तो आपको आराम से 10 या उससे ज़्यादा किया तो आपको आराम से 15-16% का जो रिटर्न है वो इनमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद में अगर आप इनके रेशियोज़ को भी देखेंगे, जो इनके जैसे जो कुछ रिस्क रेशियोज़ हैं जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन या बीटा, तो इस मामले में भी ये इन तीनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। कैटेगरी एवरेज से तीनों का ही जो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा रेशियो है ये कम ही है। बस आपको कोटक में ना अल्फ़ा में थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आएगी, बट वो भी शॉर्ट टर्म ही है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको ठीक ही ठाक नज़र आएगा। फिर इसके बाद अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो भी आपको 1 से 3 में कम ही नज़र आएगा। और पोर्टफोलियो की भी अगर हम बात करें तो कुछ 70 के आसपास स्टॉक्स में सभी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे ICICI ने आपका टोटल 69 में किया हुआ है, कोटक ने 70 का किया हुआ है, और SBI ने 78 के आसपास किया हुआ है। बाकी इसके बाद में थोड़ा बहुत जो हिस्सा है इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट का, उसको स्मॉल कैप कंपनीज़ के स्टॉक्स में भी करके रखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप क्रिसिल की भी रैंकिंग देखेंगे तो ICICI की जो क्रिसिल की रैंकिंग है वो 5 स्टार की है, और बाकी के जितने भी हैं वो आपको 4 स्टार की जो रेटिंग है वो देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, दिल खोल के कहिए, दिल खोल के पूछे। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।